हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि स्टेप मॉम को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था क्योंकि इससे ज़्यादा वो और वेट नहीं कर सकते थे। डॉक्टर रोआन भी इस सर्जरी को असिस्ट कर रही थी। वो देखती है कि सीनियर डॉक्टर यही बोल रहा था कि ये सर्जरी उसकी सोच से ज़्यादा रिस्की निकली है क्योंकि एक ब्लड वेसल ट्यूमर के बिल्कुल साथ में थी, तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती थी। सीनियर डॉक्टर यही कहता है कि हमें सर्जरी यहीं पर क्लोज करनी पड़ेगी, लेकिन एंड टाइम पर ऊपर से डॉक्टर निंग आ गया था। वो कहता है क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं पहुंच गया हूँ। एक्चुअली डॉक्टर निंग इसी तरह की रिस्क की सर्जरीज करने में ही अपनी शोहरत रखता था। अब वो दूसरे डॉक्टर को उठाकर खुद वो सीट संभाल लेता है और अपनी स्टेप मॉम की सर्जरी करने लगता है। ये सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इन दी एंड डॉक्टर रोआन देखती है कि निंग ने सक्सेसफुली वो ट्यूमर रिमूव कर लिया है और वेसल्स को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जब डॉक्टर निंग ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है तो वो अपने डैड को यही कहता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। थोड़ी देर बाद स्टेप मॉम बाहर आ जाएंगी। अब डैड तो एकदम हैरान रह गए थे। वो जाते जाते निंग को रोकते हैं और सिर्फ उसे थैंक यू कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल पाए थे। रोआन भी बाहर जाकर निंग से कहती है, आज तो तुमने मुझे भी सरप्राइज कर दिया, मैं तो उम्मीद ही खो बैठी थी कि तुम यहाँ पर आओगे। इतने में डॉक्टर निंग उसे वही सीडी निकाल कर देता है जिसमें उसकी मम्मी की स्पीच थी। वो देखकर वो इतना मोटिवेशनल हुआ था कि उसने वो सर्जरी करने का फैसला किया। वो उसे वापस देना चाहता था, लेकिन रोआन कहती है कि तुम इसे अपने पास रख सकते हो, और फिर एज अ थैंक्स वो उसे अपने साथ कॉफी पिलाने ले जाती है। और आज ड्राइविंग डॉक्टर निंग कर रहा था। जब तक वो लोग हॉस्पिटल वापस आते हैं तब तक रात हो गई थी और रोआन तो सीट पर बैठे बैठे ही सो गई थी। निंग इस मौके का फायदा उठाता है, उसकी एक दो क्यूट सी फोटोज बना लेता है। जब रोआन उठती है तो हमेशा की तरह से उसे तंग करने लगता है। कहता है कि तुम सोते हुए बहुत खराटे लेती हो। रोआन उससे पूछती है कि अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मम्मी से दोबारा से शादी कर ली होती तो क्या आज वो खुश होते। लेकिन निंग आगे से कहता है कि डॉक्टर्स की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। अगर दो लोग आपस में प्यार करते भी हों तो जरूरी नहीं कि वो इकट्ठे रह भी सकें। शायद मेरा भी कुछ ऐसा ही केस है। ऑब्वियसली निंग ने अपने मुंह से कहा था कि वो रोआन से प्यार करता है, लेकिन उससे शादी नहीं कर सकता। उधर टान आज आईसीयू में जाती है उसी मिस्ट्रेस के पास और बताती है कि मेरी और जियांग की डिवोर्स हो चुकी है। आज वो देखती है कि उसकी आइज़ में थोड़ी मूवमेंट हुई थी, इसका मतलब है कि वो कोमा से बाहर आ रही हैं। उसी टाइम पर वो दूसरी नर्स को इन्फॉर्म करती है और डॉक्टर निंग को वहाँ पर बुलाया जाता है और फिर निंग चेकअप करता है। फाइनली उस मिस्ट्रेस को अब होश आ चुका था, उसकी हालत खतरे से बाहर थी और वो आहिस्ता आहिस्ता अब सब कुछ रिकवर कर जाएगी। अब हॉस्पिटल में जियांग भी आता है, लेकिन टान उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे वो एक स्ट्रेंजर है और वो उसे जानती भी नहीं। वो उससे बस इस तरह से बात करती है कि जैसे वो किसी पेशेंट की फैमिली है। एक्चुअली वो उस मिस्ट्रेस का बिल देने के लिए आया था। डॉक्टर निंग जब आज रात को घर वापस आता है तो उसके डैड ने उसके लिए फिर से बहुत सारी डिशेस बनाई हुई थी। वो डिनर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अपने डैड से कोई बात नहीं करता। उसकी खामोशी देखकर वो जाने लगते हैं, लेकिन मुड़कर उसे कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी मम्मी की और मेरी डिवोर्स हुई थी, मुझे पता है तुम मेरे पीछे भागे थे और रोए भी थे। मैंने मुड़कर नहीं देखा था, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, इसलिए कि मेरे में हिम्मत नहीं थी मुड़कर देखने की। उधर टान जब अपने घर जा रही होती है तो जियांग फिर से उसके सामने खड़ा हुआ था और बहाना उसने ढूंढा था कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन टान कहती है अब हमारी डिवोर्स हो चुकी है, उसकी कस्टडी मेरे पास है, जब मिलना हो तो पहले इन्फॉर्म किया करो। एक्चुअली या अब अपनी नानी के पास रहती थी। जियांग अपना नाइफ निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे एक और चांस ना दिया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। टान उसे रोकती है और कहती है इस सब नाटक से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतने में लांग भी वहाँ पर आ जाता है और उसे तो डर लग रहा था कि जैसे जियांग टान को कोई नुकसान पहुँचाने वाला है। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर नाइफ के सामने आकर उसकी सुरक्षा करने लगता है और उसका ये जेस्चर देखकर तो जियांग भी हैरान रह गया था। अब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में डॉक्टर रोआन को निंग उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा था। वो बताता है कि सर्जरी किस तरह से करनी है, कौन सी लोकेशन सेंसिटिव होती है, कहाँ पर वेन्स होती हैं, उसकी प्रैक्टिस करा रहा होता है और खुद उसी की बॉडी पर ड्रा करता है। बाकी कोलीग्स देख रहे थे, उन्हें अंदाजा हो गया था कि बेशक ब्रेकअप हो गया है, लेकिन ये दोनों काफी क्लोज है। अब डॉक्टर रोआन निंग से कहती है कि मेरी एक फ़ोटो बनाओ, क्योंकि जो उसने कटिंग प्रोसीजर बताया था वो उसको याद करना चाहती थी और प्रैक्टिस भी। यहाँ पर निंग उससे पूछती है तुम लोगों का क्या इरादा है, क्या तुम लोग दोबारा से शादी नहीं करने वाले? अच्छे से सोच लो, मुझे लगता है कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो। लेकिन रोआन कहती है अगर अब वो करना भी चाहे तो मैं यस नहीं करूँगी। उधर टान ने जियांग से तंग आकर एक नई जगह शिफ्ट कर लिया था। ऑल्दो वो फ्लैट उन दोनों का हाफ हाफ था, लेकिन फिर भी वो उस पर गिव अप कर रही थी क्योंकि वो एक शांति की जिंदगी जीना चाहती थी।
लांग उसकी शिफ्टिंग में हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पर वो उसकी एक बचपन की फ़ोटो देख लेता है और उसे तंग करने लगता है कि तुम तब कैसी दिखती थी और अब कैसी हो गई हो। टान उससे कहती है कि देखो, जब तुम पहली दफ़ा मुझसे मिले थे तो मेरे शोल्डर तक आते थे, लेकिन लांग उसे दिखाने लगता है कि देखो अब मैं ठीक ठाक हाइटेड हो चुका हूँ। एक्चुअली एज के फ़र्क के बावजूद लांग उसे बहुत लाइक करता था, लेकिन टान ने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा था। आज वो उसकी पुरानी फ़ोटो देखता है तो उससे पूछकर वो अपने पास ही रख लेता है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में एक क्रिमिनल आता है जिसको ब्रेन ट्यूमर था और पुलिस उसे वहाँ पर एडमिट कराने के लिए लाई थी क्योंकि उसकी सर्जरी करनी थी। डॉक्टर निंग उसकी सर्जरी की सारी प्लानिंग कर लेता है और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसने बहुत सारे मर्डर किए हैं और पुलिस को बहुत अरसा बेवकूफ़ बनाने के बाद वो बहुत मुश्किल से उनके हाथ लगा है। उसके बाद ऑफिस में निंग रुआन से पूछता है कि इस वीकेंड अगर तुम फ्री हो तो शियांग कह रहा था कि उसने मम्मी के साथ घूमने फिरने जाना है। साथ में निंग टॉन्ट भी करता है कि शायद तुमने कहीं डेट वगैरह पर न जाना हो, लेकिन रुआन कहती है मैं फ्री हूँ शियांग के लिए। उधर डिंग जब भी डॉक्टर चैंग को डॉक्टर शियान के साथ देखती थी तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे ये अपनी साइड पर कर रहा है और इस लॉबी का हिस्सा कहीं डॉक्टर चैंग ना बन जाए। डिंग का तो वैसे ही उस पर बहुत रोब रहता था, वो इस बात पर भी उसे काफी डांटती है। उधर शियांग बार बार अपने डैड से कह रहा था कि कल हम जा रहे हैं तो क्यों ना आप भी हमारे साथ चलें, लेकिन निंग कहता है कि मैंने नहीं जाना, मुझे काम है। तो वो सोचता है ठीक है फिर मैं शोए को साथ बुला लूंगा। निंग ने उसकी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था, लेकिन नेक्स्ट डे जब उसे लेने के लिए रुआन आती है तो वहीं पर ही शोए भी पहुंचा हुआ होता है क्योंकि शियांग ने खुद से उसे बुला लिया था। वो दोनों भी उसे देखकर सरप्राइज थे और निंग तो इतना जेलस हो गया था कि जैसे ही वो देखता है कि फ्रंट सीट पर रुआन साथ बैठेगी वो भागकर उस सीट पर बैठ जाता है। यहाँ पर जेलसी अपनी फुल पीक पर थी। उसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और जब निंग वहाँ पर देखता है कि उन तीनों की मैचिंग वाइट टी शर्ट है तो वो भी अपने ऊपर की टी शर्ट उतार देता है क्योंकि वो रुआन के साथ मैचिंग करना चाहता था। रुआन उसकी रग रग से वाकिफ थी, वो अच्छे से देख सकती थी कि निंग कितना जेलस होता है जब भी उसे शोए के साथ देखता है। अब वो शोए से जेलस होकर उससे कहता है कि शियांग को फोन पर गेम्स ना खिलाओ, इसकी आई साइट पर असर होगा। अब शोए से अपने साथ स्लाइड्स पर ले जाता है और साथ में रुआन भी वहाँ चली जाती है। अब वो जलता सड़ता उनको वहीं पर ही देखने लगता है। अब उसको ज्यादा जलाने के लिए डॉक्टर रुआन वहाँ पर बुलाती है और कहती है कि हम तीनों की इकट्ठी फोटो लो। उन तीनों को तो देखकर लग रहा था कि जैसे एक हैप्पी फैमिली हो, लेकिन निंग अपने दिल की जलन कहाँ निकालता ऐसा करता है कि जूम करके अलग से उन दोनों की फोटो लेता है और शोए को फोटो से बाहर निकाल के अलग से लेता है। उधर लांग ने टान के लिए एक और अपार्टमेंट का अरेंज कर दिया था क्योंकि दूसरा अपार्टमेंट बहुत रिमोट एरिया में था और उसे सेफ नहीं लग रहा था और वो ये सब झूठ बोल देता है कि ये मेरे एक फ्रेंड का है, उसे ओवरसीज मूव करना पड़ा, वो इस शर्त पर मुझसे बहुत कम रेंट ले रहा है ताकि हम इस घर का अच्छे से ख्याल रखें। लेकिन एक्चुअली ये सब झूठ लग रहा था। वो सिर्फ टान को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था ताकि वो एक अच्छे घर में रहे और उसे हॉस्पिटल जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। उधर शोएब शियांग को और निंग को उनके घर वापस ड्रॉप कर देता है, जबकि डॉक्टर रुआन ने एक दफ़ा हॉस्पिटल जाना था क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें वहाँ रह गई थी। उसी टाइम हमें उस क्रिमिनल को दिखाते हैं, वो कोई ना कोई प्लान कर रहा था और उस पर कुछ प्रोसीजर करने के लिए डॉक्टर डिंग और डॉक्टर चैंग वहाँ पर आ रहे थे। चैंग उसको जब देखता है तो थोड़ा डर जाता है, उसके पसीने छूट गए थे। डिंग से तो छुपाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इनफैक्ट उसे क्रिमिनल से बहुत डर लगता था। और वैसे भी ये सीरियल किलर टाइप का इंसान था और बहुत खतरनाक था, सबको ही मालूम था। थोड़ी देर बाद वो क्रिमिनल अपनी आईज खोलता है और इधर उधर देखता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि जो सार्जेंट यहाँ बैठा है उसे नींद आई है। वो अपनी ड्रिप में से एक नीडल निकालता है और उसी के थ्रू वो अपनी हथकड़ियाँ खोलने की कोशिश में लग जाता है। चैंग ने डिंग के साथ वापस आना था उसी को चेकअप करने के लिए, लेकिन चैंग का फोन रह जाता है तो वो पीछे रह गया था। डिंग जैसे ही आती है वो क्रिमिनल आज़ाद था, उस पर हमला कर देता है और एक सीजर्स के थ्रू उसको होस्टेज बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ पर शुए और रुआन भी पहुंचे हुए थे। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर सब वहाँ पहुँच जाते हैं। चैंग ऑल्दो क्रिमिनल से डरता था, लेकिन डिंग को खतरे में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे बचाने लगता है। इतने में रुआन भी वहाँ आ जाती है और रुआन को बचाते बचाते शोए खुद घायल हो जाता है। ये सीन काफी टची था। शोए ने रुआन को बचाते बचाते खुद को जख्मी कर लिया था, जबकि उधर डॉक्टर चैंग को तो मौका मिल गया था। वो डॉक्टर डिंग से अपनी बहुत सारी खिदमतें कराता है और डिंग को तो लग रहा था कि जैसे वो एक हीरो है जो उसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ा था। जबकि हमें डॉक्टर निंग को दिखाया जाता है
वो आज सर्जरी परफॉर्म कर रहा था उसी क्रिमिनल पर और उसको असिस्ट कर रही थी डॉक्टर रोआन। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।